नमस्कार मित्रों। आज रचना धर्मता कार्यक्रम में हमने यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर। पहले हम उनको अपने साथ जोड़ देते हैं और फिर हम उनके साथ बातचीत शुरू करेंगे और उनकी कविताएं सुनेंगे। डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। श्रीवास्तव नमस्कार। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप बहुत कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। अब जी जी बताइए, जी कोरोना जी काल का संकट जो चलता रहा, इस जी बीच जी में जी। हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए, बातचीत नहीं हो पाई और कोई बिल्कुल गोष्ठी बिल्कुल। वगैरह नहीं हो पाई। लेकिन ये जो एक माध्यम है ना, जी ये जो जी जी फेसबुक वाला, इसने जी हमें जी। आपस में जोड़ रखा है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी श्रीवास्तव जी, बीच बीच में कई तकनीकी परेशानियां आ ही जाती हैं। कई तकनीकी परेशानियां आ जाती हैं जिनके माध्यम से हम फिर बात ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। नहीं कर तो पाते हैं। जी जी। नहीं कर पाते हैं, ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो बताइए, पहले ये जो पिछले 8-10 महीने निकले तो बहुत संकट में तो पूरे विश्व के लिए तो था ही, लेकिन कई लोगों के लिए ये ऐसा अवसर मिला, उनको ईश्वर ने ऐसा अवसर दिया कि वे सकारात्मक और सृजनात्मक कार्य करते रहे। तो आपका कैसा रहा? जो आप कह रहे हैं वो लगभग अक्षरशः ठीक है, सही है। मेरे साथ तो ये रहा कि मैं तो खुद कोरोना ग्रस्त हुआ और बहुत भीषण तरीके से ग्रस्त हुआ। और लगभग 20-25 दिन बहुत ही कह सकते हैं कि त्रासदी में गुजरे जीवन के। लगता था इस बार सांस है, शायद अगले पल न रहे। इस पल है, अगले पल का क्या होगा कुछ पता नहीं चलता था। और बल्कि उस दौर में मैंने एक लंबी कविता लिखी, उसके 25 खंड हैं कविता के। तो कह सकते हैं कि सृजनात्मकता की दृष्टि से इस रूप में इसका अवसर रहा इस काल का कि आ, आपके पास फुर्सत बहुत आ गई थी। आप अपनी पुरानी चीजों को सहेज सकते थे, बहुत सारी चीजें जिन्हें पढ़ नहीं पाए दिल्ली जैसे महानगर की भाग दौड़ में, या और छोटे शहरों कस्बों में भी जो लोग हैं उनके लिए भी था। आप पढ़ने का भी अवसर आया, बहुत सारा अवसर। वे फिल्में जो आप देख नहीं सके, आ, तमाम ऐसे गीत जिन्हें बार बार आप सुनना चाहते हैं, दोबारा आप बैठकर सुन पाए उसे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो योजनाओं में थी कि कभी अवसर मिलेगा तो करेंगे, आ, वो करने का अवसर आया। वहीं यह भी हुआ कि हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग तकलीफ में चले गए, उनकी रोजी रोटी चली गई। आ, जीने का संकट आ गया उनके ऊपर। तो एक तरह से मतलब बहुत कह सकते हैं कि मनुष्यता संकट में आई कोरोना से। तो दोनों चीजें हुई। हम लोग स्वयं जानते हैं कि बहुत सारी चीजें अनुपलब्ध हुई, और जो लोग रोज कमाते हैं रोज खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही कष्ट का विषय रहा। अवसर का मामला ये रहा कि उन लोगों ने भी अपने जीवन के कुछ रास्ते जरूर तलाशे होंगे, निकाला होगा, फिर लौट आए हैं लोग। जीवन पटरी पर लौटने लगा है सबका, सब लोग काम करने लगे हैं। तो कोरोना का जो ये पूरा कालखंड रहा रैना जी, वो बहुत मिला जुला रहा। मतलब संकट का भी रहा, संघर्ष का भी रहा, दुख का भी रहा, और सुख का भी रहा कि जो लोग परिवार के साथ समय नहीं गुजार पाते थे, खास करके जो मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल में काम करने वाले लोग, स्त्री पुरुष दोनों, जो अपने बच्चों के साथ समय नहीं गुजार पाते थे, पति पत्नी नहीं गुजार पाते थे, माता पिता को समय नहीं दे पाते थे, उनके पास भरपूर समय आया घर से काम करते हुए कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम में आपके पास अवसर होता है, आने जाने का समय बच जाता है। अगर देखें कि आप वर्क फ्रॉम होम में दिन भर आप लैपटॉप लेके काम करते रहें, तब भी जो आप 1.5 घंटे सुबह जाते हैं, 1.5 घंटे शाम को आते हैं, वो जो समय बचा वो परिवार को दिया है आपने। मतलब पूरी ईमानदारी से अपने हिस्से का, अपनी जिम्मेदारी का
काम करते हुए भी, उसको उसका निर्वहन करते हुए भी। तो मेरे लिए ये दुख सुख कई चीजें आई। इसी कालखंड में मेरी माँ भी चली गई, दिसंबर में मेरी माँ भी नहीं रही। तो व्यक्तिगत रूप से तो मेरे लिए बहुत कष्टप्रद रहा है ये, अ, बाद कह में बीच सकते में हैं। जब हमने सुना कि आप स्वयं कोरोना ग्रस्त हो जी गए थे और माताजी का भी स्वर्गवास हो गया, जी तो जी जी निश्चित रूप से कई संकट आप पर और आपके परिवार पर आ ही गए उन दिनों। जी 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 मेरा सादर नमन माताजी को। और मैंने आपके स्वास्थ्य के लिए उस लाभ के लिए बहुत कामनाएं की उन दिनों भी। जी 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 जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल भी निश्चित रूप से एक आपका एक मित्र होने के नाते चिंतित तो हुआ बिल्कुल। ही। लेकिन जी मैंने जी जी कई बार जब मैंने आपसे बात करनी चाहिए तो पता चला कि आप इस तरह से कोरोना जी से ग्रस्त हैं, तो मैंने फिर बाद में आपको ज़्यादा जी 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 डिस्टर्ब जी करने जी की कोशिश नहीं की। मैंने कहा कि जितना आप आराम करेंगे, जितना आप स्वास्थ्य की ओर ध्यान देंगे, उतना बेहतर रहेगा। तो लेकिन मेरी हार्दिक संवेदना आपके साथ हैं, रहेंगी, क्योंकि जी, देखिए माँ का खोना एक संसार का खोना होता है, इसमें कोई संदेह बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। जिस माँ के कारण, जिनकी वजह से हम इस संसार में आए हैं, अगर वही बिल्कुल मूल बिल्कुल हमसे हमारे पास नहीं रहे तो मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जगत में सब कुछ मिल सकता है, संसार में आप माँ, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन माँ को फिर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई शक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। वो बाकी कहते भी है ना, जी जी स्लोगन के रूप में कहते भी हैं ना कुछ लोग, उसका एक राजनीतिक आशय भी होता है, लेकिन उसका एक सांस्कृतिक आशय तो है कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं होता है। जी 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 माँ का, मातृभूमि का और मातृभाषा का, आप लोग स्वयं एक बड़ी मातृभूमि तो अपनी भारत है ही, उसमें भी एक जो आपकी अपनी एक लोकेल में जो आपकी मातृभूमि है, आप लोग तो खुद उससे बहुत दूर हैं, वंचित हैं आप लोग उससे। तो वो दुख में वो भी है, समझ में आने वाली है। अपनी भाषा, अपने समाज से दूर हैं आप लोग। एक माँ भारत माता है, और भारत माता के भीतर भी हमारी अपनी माएँ हैं, कि कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई कश्मीर का है, कोई कहीं का है। वह भी एक जबरन किसी को कहीं से उजड़ना पड़े तो वो दुख का कारण तो होता ही है। जबरन। बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ, बात कही आपने, क्योंकि वो एक बहुत जबरदस्त तो उसका भी त्रासदी कोई रही। विकल्प नहीं है। कोई उसका और विकल्प नहीं है। कोई विकल्प दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में महिला दुमहिला भी मिल जाए तो भी अपनी मातृभूमि का छोटा सा घर आदमी को याद आता है, जहाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही आदमी ने बात है। जब जिसकी। तक कि आपको जो जिस माटी में आप पैदा बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल। उसकी आबो सुगंध हवा। अगर आपको नहीं मिलेगी फिर से, जी जी तो जी। स्वाभाविक है कि अगर आप उस वातावरण से, उस परिवेश से, उस सुगंध से वंचित रह जाते हैं, तो चाहे आपको, आपने सही कहा कि चाहे महल क्यों न मिले आपको, बिल्कुल राजा की बिल्कुल गद्दी बिल्कुल क्यों न मिले, लेकिन वो कोई विकल्प नहीं है उसका लिए वो बिल्कुल। अ, ये मिले, लेकिन वहां जाने और वहां रहने का अवसर भी अगर उसी प्रेम के साथ बना रहे तो सुख रहता है। और अगर वंचित है वहां से आदमी, देखिए ना, पवित्र नदियां हैं, गंगा यमुना सारी की सारी, लेकिन हम जिन जगहों से आते हैं, जैसे मैं अपने गांव जहां से आता हूँ, मुझे वो नदी बहुत प्यारी है, गुर्रा नदी, मैंने उस पर कविता लिखी है। आप झेलम के किनारे के लोग हैं, तो वो वो याद आती हैं चीजें, वो उनका स्वाभाविक है, सौंदर्य, स्वाभाविक उनका है। जी जी सौंदर्य याद आता है। आप जी किसी जी जी कश्मीर जी जी कश्मीर जी के व्यक्ति से मिलिए तो उसे झेलम की स्मृति तो आएगी। हम्म, जी 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 सही बात है। आप आपके वहाँ उसका एक और नाम भी है ना, पुराना झेलम वितस्ता का। वितस्ता वितस्ता वितस्ता, वितस्ता भी कहते रहे वितस्ता उसको तो आप। हमारी संस्कृति में तो है ही। संस्कृति जी की जो रवानगी है वो वितस्ता का प्रवाह है, जी उसमें जी जी जो जीवन है, तो वही जी जी हमारी संस्कृति का भी जीवन है। लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात है, जो मेरी बिटिया है, उसका जी जी जन्म जिस दिन वितस्ता का जन्म होता है, वितस्ता त्रयोदशी, उसी दिन जी। मेरी बिटिया का भी स्वाति का जन्म हुआ है। अरे वाह, इसलिए खूब उसके बधाई। जन्मदिन पर तो वितस्ता त्रयोदशी का जब
जन्मदिन मनाया जाता है तो वो व्यस्तता भी, अपनी बिटिया के साथ साथ वो व्यस्तता भी उसको भी हम जी लेते हैं अपने आप में। बहुत तो अच्छा, ये बहुत अच्छा। जी 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 जी। यही तो होता है, जो आदमी जब आपने मजबूरन। अभी उल्लेख किया कि आपने नदी पर वो कविता लिखी है, अगर आपके समक्ष है या याद है आपको तो थोड़ी लंबी कविता है वो। नहीं, हाँ। अगर आप उसमें कुछ अंश सुनाएंगे, लंबी कितनी है वो? अगर आ, थोड़ी सी तो लंबी है वो। हाँ, मतलब लेकिन 3-4 मिनट का समय तो वो कोई बात, ले 3-4 लेगी। मिनट की समय की कविता एक सौ चलेगी, एक बहुत बढ़िया, अच्छा रहेगा एक वो सौ कविता सुनना। एक क्योंकि नदी गुर्रा नदी नदी। से जी 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 जी। जी 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 गुर्रा नदी पूरे उफान पर है। ये उस नदी से जो त्रासदी मिली, इस कविता में उसका जिक्र है। नदी जी का जी पॉजिटिव पक्ष भी है कविताओं में। जी जी गुर्रा जी नदी पूरे उफान पर है, दूर दूर तक पानी ही पानी, और किनारे से टकराती लहरें, कांप जाते हैं हृदय के तार, देखकर टूटते हुए अड़ार। इस कविता में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो देशज हैं, हालांकि जी समझने में जी। दिक्कत नहीं होगी। नहीं, गुर्रा आना नदी पूरे स्वाभाविक भी है। जी 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 जी। गुर्रा नदी पूरे उफान पर है, दूर दूर तक पानी ही पानी, और किनारे से टकराती लहरें, कांप जाते हैं हृदय के तार, देखकर टूटते हुए अड़ार। लोग कहते हैं नदियां बरसातों में नैहर करने आती हैं। लोग कहते हैं वाह। नदियां बरसातों में नैहर करने आती हैं। खुली जुल्फें, सिर से गिरा आंचल, न कोई रोक टोक न लाग लपेट, चैत वैशाख के पछुआ की तरह बहती है नदी। लोग बैठकर बतियाते रहे पंचायत पर, अब की टूट गया जो बांध, टूट जाएगी कमर किसानों की, बदा नहीं होगा भात किसी को। कितना भर्ती लगाया, रुपया कराया, सोहनी कराया, फिर भी नहीं जा पाएगी सानी। बैलों के नादों में, अब की जांतों में नहीं पिसा पाएगा मक्का, नहीं बन पाएंगी बाजरे की रोटियां। पर यार साल टूटा ही था सपना, कुछ नहीं आया था किसी के घर। इधर के 50-55 गांवों में सेई उल्टी ही रखी रह गई। सेई अनाज नापने का एक कह सकते हैं कि माध्यम है। जी जी 1 किलो के बराबर होता है, गहरा सा। जी जी। तो सेई मुहावरा है, सेई उल्टी ही रखी रह गई। पानी सूखने के बाद भी मटियारों में बचा रह गया बालू, सीने पर मूंग दरने के लिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं पहले भी आती थी बाढ़, पर एक आध साल आंतर करके अब तो गुजरी नदी हर साल चुनरी खोल देती है। इस साल नहीं फूटा बांध, तब फसलें अच्छी होंगी। कोई नलकूप से काम चला लेगा, कोई ढेकुल और हाथे से सींच लेगा फसलों को। बीच बीच में साथ रहा जो बरसात का, तब सोने में सुहागा। नहीं तो इस देश में किसान पहले से है घोषित अभागा। लोग सोच रहे हैं कार्तिक के पहले आ जानी चाहिए हराई बैलों की देह में, वरना नहीं खींच पाएंगे वे लोहड़ी का जोर। हल्का नहीं होता जुआठ का बोझ, और चीरना धरती की छाती को। वाह वाह। गांव गांव में औरतें कर रही हैं सप्राई, चढ़ाने के लिए काली जी को कड़ाही, ताकि कूट सकें ढेंके में भुजिया धान, और ओखल में छांट सकें रहिला की दाल, चने की रहिला की दाल। हम्म। इधर गुर्रा नदी पूरे उफान पर है। इधर गुर्रा नदी पूरे उफान पर है। मैं जब भी आता हूँ सुबह शाम नदी की ओर, देखता हूँ लहराती नदी को, लगता है जैसे डस कर उलट गई हो कोई नागिन, जो बहुत तेज भागेगी अभी बल खाकर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये क्या बात है, बहुत जो बहुत बढ़िया, बहुत नदी आपने। जी जी नदी का एक सकारात्मक पक्ष भी है और उन्हीं किसानों के लिए, और एक नदी का नकारात्मक पक्ष भी है। विकराल रूप भी है। सही विकराल बात है, रूप जब नदी ले लेती है, ले तो लेती है। फिर कुछ किसी के संभालने में नहीं आती फिर। सही बात है श्रीवास्तव जी, जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि नदी तो विकराल रूप तो ले ही लेगी। जो अभी देखिए उत्तराखंड में कितना कितना भयंकर
कैसे हुआ जो वहां पर यह प्राकृतिक यह भी आपदा आ गई? यह भी हुआ रैना जी कि हम लोगों ने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ भी किया है अपने सुख के लिए। तरह तरह के सुख के लिए हम लोगों ने पहाड़ों को चोट पहुंचाई है, नदियों को बहुत चोट ज्यादा। पहुंचाई है। कोई ऐसा इलाका नहीं है, धरती को चोट पहुंचाई है। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां मनुष्य ने क्षति न पहुंचाई हो प्रकृति को, और जी जी। सिर्फ अपने सुख के लिए। सही भाई, सही। तो बदला तो प्रकृति लेती है, और जब प्रकृति बदला लेगी तो मनुष्य तो नहीं संभाल सकता उसको। नहीं संभाल बस सकता, फिर तो उसके नियंत्रण में नहीं रहता कुछ है, नहीं, वो चीजें कुछ नहीं भी नहीं, रहती है। कुछ भी नहीं, खत्म हो कुछ भी जाती नहीं हैं रहता चीजें। है, तो वहां पर आप बिल्कुल पराजित हो जाते हैं। और बिल्कुल जब वो बिल्कुल भी। अपना रूप दिखाती है, उसमें कोई शक आ, नहीं। भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास है ना, सामर्थ्य जी और जी सीमा। वो जी जी। जी प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्तों पर ही है, और इस पर है कि कैसे प्रकृति जब अपना विकराल रूप लेती है, तब आप का कोई यत्न काम नहीं आता है, आपकी कोई भी मतलब तरकीब काम नहीं आती है, तब सब व्यर्थ हो जाता है। सही बात है, सब व्यर्थ हो जाता है, सही बात है। तो जी आगे हम आपकी और कविताएं सुनेंगे, और आपके लेखन पर, आपकी साहित्य कविताओं पर बातचीत करेंगे। तो कहाँ से आपका प्रारंभिक जीवन शुरू हुआ है, और शुरुआती तालीम वगैरह कहाँ पर हुई है आपकी? आ, हाँ, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं रचना धर्मिता में मुझे जी जानना, ये मेरे मित्रों को जानना जी जी जरूरी है, जो जी जी आपके जी 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 जीवन से बिल्कुल परिचित नहीं है। जी 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 मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले का रहने वाला हूँ। गोरखपुर जिसे लोग जानते हैं, गोरखपुर जी से जी। सटा हुआ जिला है देवरिया। कभी 50-60 साल पहले वो गोरखपुर का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में वो अलग जिला बना। उसी जिले से कट करके एक और जिला बना है कुशीनगर, जहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। महापरिनिर्वाण वहीं पर उन्होंने प्राप्त किया था अपना। और तो देवरिया में एक रुद्रपुर जगह है, वहीं मेरा गांव है सिलहटा, जहां मैं पैदा हुआ। और अब लगभग 13-14 वर्ष की उम्र तक मैं अपने गांव में ही रहा। पढ़ाई लिखाई की सुविधा थी, एक मध्यवर्गीय परिवार था। अ, सब कुछ, पिता शिक्षक थे, माँ भी मतलब शिक्षिका थी। तो नाना भी हमारे बहुत मैं ये ननिहाल का गांव है हमारा। मेरी माँ इकलौती संतान थी अपने माता पिता की। अभी कुछ दिन पहले तक कहता था मैं कि माँ इकलौती संतान है। 2 महीने में सब बदल गया। सही बात है। तो माँ इकलौती संतान थी। तो हम लोग ननिहाल वाले, मैं तो मुख्य रूप से मेरी सारी परवरिश ननिहाल वाले गांव में ही हुई, सिलहटा में। वहीं पैदा हुआ, वहीं परवरिश हुई। आरंभिक शिक्षा भी मैंने उसी गांव में प्राप्त की। फिर पास का जो मेरा कस्बा था रुद्रपुर, जो तहसील है, वहां पर मैंने पढ़ाई की, और फिर मैं गोरखपुर आ गया था, जहां से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। बहुत पुराने और बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज, सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर से। और उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आ गया दिल्ली, जहाँ से मैंने अपनी बाकी की उच्च शिक्षा पूरी की। एमए, एमफिल और पीएचडी की उपाधियां मैंने जेएनयू से प्राप्त की। और फिर नौकरी के लिए कई जगहों पर मैं गया। सबसे पहले तब उत्तर प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, उत्तराखंड नहीं बना था। तो उत्तर प्रदेश के पहाड़ी संवर्ग में, हिल कैडर में, पिथौरागढ़ के जिले में एक जगह है बलुआ कोट, धारचूला। जी जी। वहाँ के राजकीय महाविद्यालय में मैं प्राध्यापक हुआ। फिर वहाँ से झांसी गया ट्रांसफर हो करके। फिर वहाँ से अवध विश्वविद्यालय के कॉलेज में गया, बभनान में। फिर वहाँ से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आ गया, और यही तब हूँ से अब काफी तक समय से। यात्रा चल रही है। चल तो रही है। जी जी। लिखना भी मैंने गांव में ही शुरू कर दिया हाँ, था, बहुत मतलब मैं छोटी वही उम्र में। वहीं पर आना चाह रहा था कि ये जी साहित्य की ओर, विशेषकर कविता की ओर आपकी रुचि कैसे हुई? जी क्या जी वो परिवार में ऐसा था कोई वातावरण, या परिवार में कोई कविता लिखने वाला व्यक्ति तो नहीं था, लेकिन मेरे नाना जो थे वो आ, मानस के मर्मज्ञ थे। गोस्वामी तुलसीदास मानस के मर्मज्ञ थे।
महाभारत और मानस, ये दो मैंने उन्हीं के मुख से पहली बार इन ग्रंथों का पाठ सुना मैंने, भाष्य सुना मैंने उन्हीं से। और एक तरह से ये महान कविता है। यह भी इसका बोध मेरे नाना श्री हृदय नारायण लाल श्रीवास्तव उनके द्वारा ही आया। बहुत तन्मय होकर पढ़ते थे और बहुत सलीके से भाष्य करते थे, अर्थ करते थे उसका। मेरे पिता भी विद्वान व्यक्ति थे, वो हिंदी उर्दू फारसी के विद्वान थे। तो घर में हमारे पढ़ने लिखने का माहौल था। उस दौर की लगभग सभी जो कह सकते हैं कि श्रेष्ठ पत्रिकाएं थीं, वो हमारे घर में आती थीं। किताबें बड़े रचनाकारों की जिन्हें बहुत प्रतिष्ठा हासिल है, वो भी हमारे घर में वो किताबें उपलब्ध थी। बच्चों की किताबें वो भी उपलब्ध थी जो बच्चों के लिए लिखी जाती हैं, और बड़ों के लिए भी। गांधी का पूरा साहित्य हमारे घर में था, क्या बात है, राष्ट्रपिता क्या गांधी बात, का। जी 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 जी। तो मतलब कह सकते हैं कि था। लोहिया जी की भी कई किताबें हमारे घर में थीं। अ, एक पूरा माहौल पढ़ने पढ़ाने का ही था। ऐसे माहौल में कोई पढ़ी और पढ़ा सकता था। उसी में कहीं कविता का कोई मुझे लगता है कि नानी और माँ, जो मेरी नानी देवी थी एक तरह से, मतलब बहुत सात्विक, और मतलब ऐसी स्त्री मैंने देखी नहीं। अब तो काफी उम्र हो गई, हम लोग भी आधी सदी से ज्यादा की उम्र में आ जी जी गए। जी। तो मैंने वैसी कोई स्त्री नहीं देखी। देवी थी तो उनके कुछ गाए गीत, माँ जो लोकगीत गाती थी, उन गीतों में जो काव्य तत्व था, जाहिर है वो महान काव्य तत्व है। मुझे लगता है कि उसी ने मुझे कविता की ओर आकृष्ट किया कि मैं भी क्या ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या। और फिर मैंने लिखना शुरू किया। यह भी अकारण नहीं है कि आरंभ में मैंने गीत और गजलों पर काम किया। कुछ गीत लिखे, कुछ गजलें भी कहीं मैंने। इधर फिर मैंने कुछ गजलें कही हैं बाद के दिनों में भी, हाल फिलहाल के दिनों में भी कुछ गजलें मैंने कही हैं। तो आ, वो आया, फिर मैं मुक्त छंद की ओर आया। जब मैं देखा मैंने कि जो समकालीन परिदृश्य पत्रिकाएं घर में आती ही थी, साहित्य की पत्रिकाएं आती थी, तो कौन मुझे कौन सी लगा कि पत्रिका आती थी उन दिनों, कौन कौन सी, कुछ आइडिया है? साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान, ये तो तत्काल मैं बता सकता हूँ कि जी जी ये जी जी जी। पत्रिकाएं जो जो पॉपुलर, मतलब उस दौर की जी वो पत्रिकाएं तो उन थी। दिनों बहुत र, मतलब जी, प्रचलित पत्रिकाएं थी उन दिनों में जो आती थी। रविवार जो एक राजनीतिक जी पत्रिका जी, थी, रविवार हाँ। भी आता था। माया नाम की एक पत्रिका होती थी जी उस जी दौर जी में, जी तो जी जी, जो ज्ञानोदय भी शायद इलाहाबाद। थी उन दिनों, ज्ञानोदय। ज्ञानोदय मतलब के पुराने अंक मेरे समय तक तो नहीं आए थे, मतलब मेरे घर नहीं में आए थे। पड़े थे, पुराने कुछ अंक थे। लेकिन जी उस समय वो बंद, दोबारा मतलब वो बंद हो गई थी पत्रिका जी उस जी। समय, जब मराल मैं भी एक पढ़ने। आता था, मराल, मराल पत्रिका भी आती थी जी एक। जी। तो ये मैं जो बहुत मतलब कह सकते हैं कि दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, रविवार, माया, जो बहुत पॉपुलर मैगजीन्स थी, और जो जी एक जी तरह की मतलब जिनमें साहित्य भी होता था, बौद्धिकता भी होती थी। जी 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 वो पत्रिकाएं थीं। तो धर्मयुग में उस दौर के तमाम अ, मशहूर कवि गीतकार छपते रहते थे। और बड़े सुंदर ढंग से भारती जी छापते थे, भारती जी बहुत सुंदर ढंग से छापते थे जी जी जी। सबको। और इसी तरह साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी मनोहर श्याम जोशी जी बहुत सलीके से चीजों को रखते थे। तो वो सब माहौल था। और फुटकर पत्रिकाएं भी आ जाया करती थी। कभी कोई आजकल का अंक मिल आ गया मान लीजिए, कभी कोई और आ गया, तो इस तरह की चीजें थी। ये सब इन्हीं के बीच मैंने देखा कि ये मुक्त छंद का मतलब समय है। तो फिर मैं मुक्त छंद की ओर आ गया, जो आज की कविता है। और फिर धीरे धीरे इसी में जो जगह बनी, आप सब परिचित हैं उससे, तो वो जगह बनी मेरी। मैं लगभग तीसरी कक्षा में जब था, तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। क्या और बात है, जी जी जब जी। मैं 8वीं कक्षा में था, तो मेरी पहली कविता छप गई थी। और 90 के बाद से लगभग 30 वर्ष से ज्यादा का समय गुजर गया, तब से तो हम लोग जिन्हें साहित्य की बड़ी पत्रिकाएं कहते हैं उनमें छपने लगे। और धीरे 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 मतलब
लोगों जो का जो जो स्नेह मिलता आपका गया। जो आपका काव्य संग्रह था इन दिनों हालचाल, वो पहला काव्य वो संग्रह था आपका? पहला संग्रह था। वो भी दौर था, मैंने देखा है कि पिछले 20 वर्षों में स्थितियां बहुत बदल गई हैं। पिछले बहुत 20 बदल वर्षों में गई है। हुआ हुआ ये है कि लोग 1 वर्ष या 2 वर्ष लिखते हैं और संग्रह छपवा लेते हैं। मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ी आखिरी पीढ़ी थी जिसने प्रतीक्षा की अपना संग्रह छपवाने की। कम से कम 8 वर्ष 10 वर्ष लिख लेने और बड़ी पत्रिकाओं में छपने के बाद साहस किया कि अब संग्रह छपवा लेना चाहिए। तो पहला संग्रह इन दिनों हालचाल नाम से आया। उसके बाद तो खैर अ, अनभय कथा नाम से संग्रह आया, फिर हम्म। असुंदर सुंदर आया, फिर बिल्कुल तुम्हारी तरह नाम से संग्रह आया, फिर कायांतरण नाम से आया, सूरज को अंगूठा आया। तो संग्रह आते गए। रक्त सा लाल एक फूल आया, एक कवि ने कहा नाम का चयन आया, बेटियां नाम का एक चयन आया, आलोचना की बहुतेरी किताबें आई। तो तो जी चल गया। जी। लेकिन कविता तो गांव में ही मिली थी, वहीं नानी से माँ से, अपने उस जो परिवेश था, नाना की जो तन्मयता थी कविता पढ़ते और उसकी व्याख्या करते हुए, पिता का जो अध्ययन था, ये सब एक तरह से कह सकते हैं कि इन सब ने जो रसायन तैयार किया, एक नया केमिकल क्या बात तैयार है। किया, जिससे मैं बना इस रूप में, जिस रूप में आपके सामने। क्या बात है। तो अब एक दो कविताएं सुनाइए, फिर बातचीत हम जारी जी रखेंगे, जो जी आपकी जी जी इच्छा जी। है। जी हाँ, जी। नहीं नहीं, सुनाते हैं। और मैं बल्कि कुछ सोचता हूँ कि नई कविताएं सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए कुछ अ, कविताएं। एक छोटी सी कविता डॉक्टर साहब सुनाता हूँ मैं, हैं? जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जी। नींद, बहुत छोटी सी कविता है। आज महीनों बाद सोया थोड़ी अच्छी नींद, आज महीनों बाद अपनी सी लगी रात। क्या बात है, क्या आज बात है, वाह वाह। महीनों बाद सोया थोड़ी अच्छी नींद, आज महीनों बाद अपनी सी लगी रात। वैसे भी नींद न हो तो बिखर जाती है रात, भली नहीं लगती कोई भी बात, अनमने से दिखते हैं अपने ही हाथ। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, वैसे बहुत भी सुंदर। नींद न हो तो बिखर जाती है रात, भली नहीं लगती कोई भी बात, अनमने से दिखते हैं अपने ही हाथ। प्रिय, हर जागरण के बाद जरूरी है नींद जल की तरह। प्रिय, हर जागरण के बाद जरूरी है नींद जल की तरह। हर नींद के बाद जागरण, हर नींद के बाद जरूरी है जागरण हवा की तरह। हर नींद के बाद जरूरी है जागरण हवा की तरह। आज महीनों बाद सोया थोड़ी अच्छी नींद, आज महीनों बाद अपनी सी लगी रात। क्या बात है, क्या बात है। जी जी। ये छोटी सी कविता मुझे लगा कि आज इसको सुनाता हूँ। यहाँ सब मित्र लोग हैं। एक और कविता सुनाता हूँ जी डॉक्टर जी, साहब, और स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। उसके बाद मैं आपको कुछ कविताएं सुनाऊंगा जो क्या कहते हैं, कोरोना काल की जो कविताएं हैं। मुझे लगता है कि शायद वो भी रहेगा। यह कविता है, बिन दीवानों के यह दुनिया। वाह, बिन फिर से बिन क्या? बिन दीवानों के यह दुनिया। क्या बात है, बहुत अच्छा शीर्षक है आपने जी लिया जी है। जी जी। जी जी जी। उन दिनों ये एक तो कोरोना वाली कविता नहीं है, थोड़ी अलग है नहीं नहीं, मैं कविता। समझ गया, जी सर, जी सर। बिन दीवानों के यह दुनिया। जी उन जी। दिनों के बारे में सोचिए, उन दिनों के बारे में सोचिए जब किसी के पास किसी और के लिए नहीं होंगे फुर्सत के क्षण। वाह जब परिवार होगा लेकिन नहीं होंगी गहरी संलग्नताएं। वाह दिनों वाह के बारे में सोचिए जब किसी के पास किसी और के लिए नहीं होंगे फुर्सत के क्षण। जब परिवार होगा लेकिन नहीं होंगी गहरी संलग्नताएं। कुछ जरूरतें होंगी जिन्हें पूरी कर लेंगे लोग। लोभ का एक नितांत अपरिचित चेहरा, मुस्कान का एक अकल्पित रूप सामने आएगा उन दिनों। वाह वाह, क्या बात। हाथ मिलाना और गले लगना वैसे भी बंद हो चुका है कोविड समय में। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बदल जाए आचरण में हमेशा के लिए।
कोई आश्चर्य नहीं कि यह बदल जाए आचरण में हमेशा के लिए। उन दिनों भाषा में लगाव कम, संकेत अधिक होंगे, तब व्यर्थ होगी व्यंजना पर कोई भी बातचीत। तब वाह, व्यर्थ होगी व्यंजना पर वाह। कोई भी बातचीत। संकेत बताते हैं धीरे धीरे मनुष्य बदल जाएगा सांस लेते रोबोट में। संकेत हम्म। बताते हैं मनुष्य धीरे धीरे बदल जाएगा सांस लेते रोबोट में। सोचता हूं तब क्या बिल्कुल पैदा नहीं होंगे दीवाने, दुनिया को बदलने की हसरत लिए हुए। वाह, 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 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सोचता अच्छा। हूं जी, जी, तब जी। क्या बिल्कुल पैदा नहीं होंगे दीवाने, दुनिया को बदलने की हसरत लिए हुए। मेरा मन कहता है मुझसे पैदा होंगे दीवाने, जरूर पैदा होंगे। वे होते हैं तो ऑक्सीजन बढ़ जाता है वायुमंडल। क्या बात है, वे क्या बात है, क्या। वे होते हैं तो ऑक्सीजन बढ़ जाता है वायुमंडल में। कुछ हद तक ही सही, पर बदल जाता है लोगों के सोचने समझने और कहने का शिल्प। कुछ हद तक ही सही, पर बदल जाता है लोगों के सोचने कहने और समझने का शिल्प। साधो बिन दीवानों के यह दुनिया, बिन सागर का साधो बिन दीवानों के यह दुनिया, बिन पानी का सागर हो जाएगी। वाह, 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 क्या साधो बात है, ये बहुत बढ़िया, बिन बहुत अच्छी दीवानों के पंक्ति है, यह बहुत दुनिया, अच्छी। जी, जी, बिन जी। पानी का सागर हो जाएगी। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी पंक्ति, बहुत बहुत बहुत- कविता जी बहुत जी अच्छी जी है, जी बहुत बढ़िया। जी जी बहुत जी है। जी। एक एक और सकारात्मक कविता। सोच के साथ है, बहुत अच्छी कविता है। जी जी, जी जी। जी जी एक और कविता है डॉक्टर साहब। प्रार्थनाओं का पानी। जी। प्रार्थनाओं का पानी। शाम के 4 बजे हैं, मेरा अध्ययन कक्ष भरा है धूप से। वाह, शाम वाह। के 4 बजे हैं, मेरा अध्ययन कक्ष भरा है धूप से। किताबें मुस्कुरा रही हैं मेरी ओर देखकर। मैं बीच बीच में निहार रहा हूँ चिड़ियों को। वे नीम के पेड़ पर उछलती कूदती आइस पाइस खेल रही हैं। जी। वे नीम के पेड़ पर उछलती कूदती आइस पाइस खेल रही हैं। मैं चाहता हूं उनकी आवाज का अनुवाद करना। मैं चाहता हूं उनकी आवाज का अनुवाद करना। मेरी इच्छा है मेरी दुनिया के लोग जान पाएं सृष्टि के सबसे सुंदर गीतों का मर्म। पर इनकार कर दिया है चिड़ियों ने। यह मंजूर नहीं दुनिया के आरंभिक वास्तुकारों को। वाह, 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 क्या बात है, क्या पर बात है। इनकार कर दिया है चिड़ियों ने। यह मंजूर नहीं दुनिया के आरंभिक वास्तुकारों को। चिड़ियों ने कहा है अपने संदेश में कि जरूरी नहीं कि आप समझें हमारी भाषा के अंग प्रत्यंग। क्या बात है। चिड़ियों ने कहा है अपने संदेश में कि जरूरी नहीं कि आप समझें हमारी भाषा के अंग प्रत्यंग, समझें उसका रूप रंग। हमारी इच्छा है कि मनुष्य जिस तरह विकल है अपने जनतंत्र के लिए, हमारी इच्छा है कि मनुष्य जिस तरह विकल है अपने जनतंत्र के लिए, वह सम्मान करे हमारे पुरातन लोकतंत्र का। हम मनुष्य नहीं कि ईर्ष्या और द्वेष में छोड़ दें अपने कंठ में बसी आदिम प्रार्थना। हम मनुष्य नहीं कि ईर्ष्या और द्वेष में छोड़ दें अपने कंठ में बसी आदिम प्रार्थना। हम सब चाहती हैं कि कुछ भी और नया सीखने से पहले मनुष्य सीखे प्रार्थनाओं के पानियों को पहचानना। क्या मनुष्य बात है। सीखे प्रार्थनाओं के पानियों को पहचानना। तो ये कुछ कविताएं हैं। अगर कहें तो कोरोना के कविता के कुछ खंड सुना दूं या बातचीत आगे बढ़ाएं हम लोग। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी, जी, साहब रैना बहुत जी, बढ़िया। मैं जी, ये जी। कह रहा हूं कि क्या करें हम लोग। मैं कोरोना काल की कविताओं के कुछ खंड पढ़ूं या हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जी, जी, पढ़ लीजिए, एक 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 दो खंड पढ़ लीजिएगा, बहुत आपका स्वागत है, कविताएं बहुत अच्छी बनी है। जी, जी। अथ कोरोना कथा। कोई सीधी रेखा नहीं है जीवन, कविता का शीर्षक है। कोई सीधी रेखा नहीं है जीवन। क्या बात है। यह यह कैसा भीषण एकांत है, जब दीवारें भी बच रही हैं स्पर्श से। यह कैसा भीषण एकांत है, जब दीवारें भी बच रही हैं स्पर्श से। वे लोग जो लुटाते हैं मुझ पर जान, सहमे हुए हैं। बेटियां झूल जाना चाहती हैं गले में।
पर लाचार निहार रही हैं दूर से। सजल हैं उनके नेत्र, सजल हैं उनके नेत्र। ओ मेरी जीवन रेखा, मेरी सांसों की डोरी, ओ मेरी प्राण श्यामा। मैं जानता हूं तुम विकल हो बहुत विवश भी। क्या मैं बात है, जानता क्या बात हूं तुम विकल हो बहुत विवश भी। मैं देख सकता हूं तुम्हारी पुतलियों के पार बह रहे आंसू। है। मैं वाह देख वाह वाह। सकता हूं तुम्हारी पुतलियों के पार बह रहे आंसू। इसका एक और खंड सुनाता हूँ। जी सुन जरूर। करके मतलब कई बार आंसू जैसे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कई बार लगा कि अब जो है मामला चला गया है सारी चीजें। तो एक खंड और इसका सुनाता हूं मैं आपको, जी। जो सुने। आज कितने दिनों बाद तुम सोई हो निश्चिंत, आज वाह वाह कितने दिनों बाद तुम सोई हो निश्चिंत। इस समय रुई के फाहों से भी हल्की है तुम्हारी सांस। वाह वाह सोए वाह। सोए भी मुस्कुरा रही हैं तुम्हारी ये बड़री अखियां। इस समय रुई के फाहों से भी हल्की है तुम्हारी सांस। सोए सोए भी मुस्कुरा रही हैं तुम्हारी ये बड़री अखियां। ज्वर मेरी देह से गया और मन तुम्हारा हल्का हुआ। इस प्रमेय को कभी हल नहीं कर पाएगा कोई भी गणितज्ञ। क्या बात है, क्या बात है। ज्वर मेरी देह से गया और मन तुम्हारा हल्का हुआ। इस प्रमेय को कभी नहीं हल कर पाएगा कोई गणितज्ञ। अभी बहुत कुछ परे है विज्ञान और गणित से। रुको ओ मन, जरा रुको। इस पल एक जरूरी प्रार्थना कर लूं मैं अविलंब। कहीं ईर्ष्या न कर बैठे मेरा भाग्य मुझी से। वाह वाह वाह, बहुत कहीं बढ़िया। ईर्ष्या न कर बैठे मेरा भाग्य मुझी से। तो क्या ये बात है, दो क्या। खंड मैंने अच्छा इस अच्छा, से। आपका डॉक्टर साहब, आपका जो काव्य संग्रह आया है, जी सूरज को अंगूठा, जी 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 जी। तो ये कब पिछले साल आया है आपका? जनवरी 20 में आया था जी। जो जनवरी 20 में आया था, आ, जी जी जी। आखिरी वर्ल्ड बुक फेयर जो लगा है अभी तक का, लगा 21 में तो लग नहीं पाया। 21 में तो जी लग जी जी। नहीं पाया। 21 उसी में में लग नहीं पाया, आ गया था। राजकमल, राजकमल जी जी। प्रकाशन से आया तो था, उसी में रिलीज हुआ था। क्योंकि अभी मैं भी नहीं आपका ये संग्रह देख पाया हूँ, जी जी क्योंकि जी जी उसके जी बाद तो, क्योंकि एकदम मार्च के बाद जी जी। लॉकडाउन शुरू हो गया और सब परिस्थितियां ही बदल गई। तो बदल गई उसमें चीजें। कितनी कविताएं हैं, उसके बारे में बताइए। उसमें 71 कविताएं हैं, 71 कविताएं हैं, और कई तरह की कविताएं हैं। और एक अच्छी चीज ये हुई कि अमेजन वगैरह के नाते, ये जो जी अमेजन जी वगैरह का मामला है, उसके जी नाते जरूर। वो किताब देश के काफी हिस्सों में पहुंच गई लोगों के पास। और बहुत सुखद प्रतिक्रियाएं मुझे मतलब हासिल हुई हैं अ, उस किताब को लेकर के। उसमें राजनीतिक कविताएं भी हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जो माहौल है उसको लेके भी कविताएं हैं, कुछ प्रेम कविताएं भी हैं उस संग्रह में। अ, एक बहुत भरा पूरा कह सकते हैं कहने का संग्रह। तात्पर्य आपका है कि हर एक मिजाज की कविताएं हैं उसमें। जी उसमें है, और उसमें कई ऐसी कविताएं हैं जो पहले प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छप करके पाठकों का ध्यान आकृष्ट कर चुकी थी, और लोग एक जगह उनको नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। तो उस संग्रह आने से ये हुआ कि वो कविताएं जो करीब 7-8 वर्षों में, वो कायांतरण के बाद जो मेरा संग्रह था नई कविताओं का, 2012 की जनवरी में आया था। उसके बाद यह 20 की जनवरी में आया, ठीक 8 वर्ष के बाद। तो 8 वर्षों में जो कविताएं मैंने लिखी और पत्र पत्रिकाओं में रही, तो लोगों ने अलग अलग उनका आस्वाद लिया जी था। जी लेकिन जब एक साथ ये आ गई, तो एक जगह मिल गई उन्हें, तो ये एक बड़ा सुख हुआ। इसी बीच मेरा एक और हुआ कि इन दिनों हाल चाल, अनभय कथा और असुंदर सुंदर, ये तीनों संग्रह अब अनुपलब्ध हो गए थे। तो सेतु प्रकाशन से, जो एक नया है लेकिन बहुत प्रतिष्ठित हो चला प्रकाशन है, वहां से उजास नाम से ये तीनों का सम्मिलित संग्रह भी आया। मतलब उस उजास के भीतर ये तीनों संग्रह मुकम्मल रूप से अपने अपने नाम से ही हैं वहां पर, लेकिन एक नया नाम भी है उजास। तो वो किताब भी आई, और मैंने देखा कि नए लोग जिन्होंने कभी मतलब जिनको इन दिनों हाल चाल या
अनभय कथा या असुंदर सुंदर नहीं मिल पाया था। जो लोग पिछले 10 वर्षों से साहित्य की दुनिया में अभी सक्रिय हुए हैं, उन लोगों ने मतलब बहुत प्रेम दिखाया है उस संग्रह के प्रति भी। वो मोटा क्या संग्रह बात है, है। तीन तीन संग्रह मिल गए हैं तो करीब 350 पृष्ठों का संग्रह है, 328 पृष्ठ हैं उसमें। जी और जी जी। सेतु प्रकाशन ने बहुत सस्ता पेपरबैक में उसको कुल 300 रुपए उसका दाम रखा। इसी तरह राजकमल ने भी बड़ा अच्छा काम किया कि सूरज को अंगूठा का पेपरबैक 160 रुपए का छापा है उन्होंने, मात्र 150 पृष्ठों की किताब है और क्या बात है। छापा है। तो इससे मतलब अच्छा कि लोगों तक ये बात, इन कविताएं पहुंच पाई हैं, ये किताबें पहुंच बहुत। पाई। जी 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 जी। तो उस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक चीज बताइए अब, थोड़ी सी मेरे मन की जिज्ञासा है ये। तो एक कवि के लिए कविता धर्म क्या होता है, इस पर हमें जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। ये एक मुश्किल सवाल है और आसान सवाल भी है। मुश्किल इस अर्थ में है कि जब भी कोई पूछता है कि आपके लिए कवि धर्म क्या है, और तो कई बार लगता है कि क्या बताया जाए। बहुत सारी चीजें रहती हैं। आसान इस अर्थ में है कि ये तो अनिवार्य है कवि होने के लिए कि आप मनुष्य और मनुष्यता और प्रकृति से प्रेम करें, मनुष्य से प्रेम करें, मनुष्यता से प्रेम करें और प्रकृति से प्रेम करें। क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही नहीं है इस धरा पर, इस धराधाम पर जानवर भी हैं, प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं। अगर आप सिर्फ मनुष्य से प्रेम करेंगे तो भी वो आधा अधूरा ही होगा। तो कवि धर्म तो का मेरे लिए कवि धर्म का जो प्राथमिक कह सकते हैं कि रूप है, वो ये है कि मनुष्य में विश्वास रखता हूं मैं, मनुष्यों से प्रेम करता हूं मैं, प्रकृति से प्रेम करता हूं मैं। जो भी ये चराचर जगत है मुझे ये बराबर आश्चर्यचकित करता है, और मैं सोचता हूं कि मैं कुछ इसके लिए कर पाऊं और मेरी प्रतिबद्धता इनके ही प्रति हो, किसी और गणित के प्रति न हो। कोई और गणित जो समाज में अन्यान्य कारणों से गणित का एक स्वरूप बनता है, वो गणित कवि कर्म में नहीं आना चाहिए। तो एक कवि धर्म मेरे लिए यही है कि जो वंचित है, अब इसके भीतर मनुष्य और मनुष्यता के भीतर कि जो वंचित है, जिसे अन्यान्य कारणों से वंचना झेलनी पड़ रही है, चाहे वो वंचना आर्थिक वंचना हो, चाहे वो वंचना आ, एक तरह से कह दें कि मतलब अपनी जमीन से हटने की वंचना हो, अपने अंचल से हटने की वंचना हो, अ, चाहे जेंडर की वंचना हो, ये जिस भी तरह की वंचना है, मुझे लगता है कि एक सच्चे कवि को इस वंचना के विरुद्ध जरूर आवाज उठानी चाहिए। भले ही उसका व्यक्तिगत नुकसान हो जाए तब भी उठाना चाहिए। क्योंकि अगर आप कवि हैं और आप भी बहुत व्यवहार कुशल लोगों की तरह सोचेंगे, तो फिर आप में और एक साधारण मनुष्य में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। कवि तो फकीर होता है ना, जो गणित समझने लगे, समझिए कि वो धीरे धीरे वो कविता का फॉर्म जानता है। जो बहुत जीवन की गणित की बात करने लगे, लाभ हानि की बात करने लगे, तो समझना चाहिए कि वो कविता का फॉर्म जानता है लेकिन कवि नहीं है। कविता का फॉर्म जानना और कवि होना दो अलग अलग चीज। कई लोग कविता लिखे बिना भी कवि होते हैं, वो हृदय से कवि होते हैं, अपनी सोच में कवि होते हैं, लोगों की परवरिश करते हैं, समाज के लिए अपना पूरा जीवन दे देते हैं। उनसे बड़ा कवि कौन है? उनसे बड़ा कवि कौन है? तो अगर हम लोग जी कविता लिखते भी हैं तो हमें सिर्फ इसलिए कवि नहीं मान लेना चाहिए कि हम लोग फॉर्म जानते हैं, भाषा जानते हैं, और जैसे कोई रसोइया खाना बनाना जानता है, वैसे हम कविता बनाना जानते हैं। तो जी इसलिए हम जी। कवि नहीं हैं, इसलिए हम कवि नहीं हैं। कवि तो तभी होंगे जब वास्तव में जो कंसर्न है, जो प्रतिबद्धता है, वो झलकेगी, और निश्चित तौर पर वह सत्ता के विपक्ष में होनी चाहिए, सत्ता क्या के बात है। विपक्ष में होनी चाहिए।
तो जी कवि जी धर्म जी। तो यही है कि अपना नुकसान करके भी जनता के लिए आवाज उठाओ, जनता के पक्ष में बोलो, जरूरत पड़े तो प्रेम गीत गाओ, जरूरत पड़े तो क्रांति के गीत गाओ। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं आपकी और कविताएं हमें आपको सुननी है, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि कविताओं के साथ साथ आपने आलोचना की पुस्तकें भी लिखी हैं और कुछ बहुत अच्छे अनुवाद कार्य भी किया है आपने। तो आलोचना कौन कौन सी, किस किस पर आपकी विषय, आपका वैसे डॉक्टरेट का विषय मूल रूप से क्या रहा जिस पर आपने समग्र रूप से आ, कोई। जी जी। जी, मैंने जो मेरा शोध कार्य है, जो डॉक्टरेट का काम मैंने किया, वह मैंने प्रेमचंद के साहित्य पर किया है। एमफिल का काम भी मैंने प्रेमचंद के साहित्य पर किया है, और पीएचडी का कार्य भी मैंने प्रेमचंद के साहित्य पर किया है। और थोड़ा अलग किस्म का विषय लेकर के काम किया था मैंने। जब मैं एमफिल कर रहा था तो प्रेमचंद की कहानियों पर, उपन्यासों पर बहुत काम हो गए थे। तो मैंने अपने गुरु जी से, प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी, जो देश के बड़े चिंतक आलोचक हैं, उनसे चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि तुम प्रेमचंद का जो विचार साहित्य है, जो कहानी और उपन्यास से अलग है, उस ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, तो तुम उसको देखो और उस पर कोई विषय बनाओ। तो जो मैंने एमफिल किया, वो मैंने उनके विचार साहित्य में भारतीय समाज को जिस ढंग से प्रेमचंद ने देखा है, उस पर केंद्रित किया मैंने। वो प्रेमचंद के विचार साहित्य पर पहला ही कार्य था। मतलब कथा साहित्य पर तो हजारों कार्य हो चुके थे तब तक। उसके बाद जब मेरे पीएचडी का समय आया, तो फिर मुझे लगा कि मुझे प्रेमचंद के काम को ही आगे बढ़ाना चाहिए, उसी साहित्य को। तो फिर क्या करें, क्योंकि तरह तरह के काम हो चुके थे प्रेमचंद पर। तो फिर गुरुजी की सलाह से ही, प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी की सलाह से ही, मैंने विषय लिया राष्ट्रवाद के संदर्भ में प्रेमचंद के अध्ययन का। कि स्वाधीनता आंदोलन का दौर था, राष्ट्रवाद का दौर था, तो प्रेमचंद अपने साहित्य में उसको किस तरह देख रहे थे। तो कह सकते हैं कि प्रेमचंद पर जो बहुत रूटीन किस्म के काम होते रहे, उनसे अलग हट करके मैंने राष्ट्रवाद के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद का अध्ययन किया, और कुछ बहुत बेहतर नतीजे दिखे मुझे, और थोड़ा अलग मामला बना। तो शोध कार्य का मामला जो है, वो इस तरह से निकल करके आया मेरा। जी जी। जी। और उसके बाद किस किस, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने आलोचना उसके में क्या बाद विशेष कर। जी जी। मैंने कविताओं पर बहुत काम किया, खासकर समकालीन कविताओं पर बहुत काम किया। और मेरी एक किताब जो समकालीन कविता की आलोचना पर है, वो जो कविता के कह सकते हैं कि आलोचक हैं, पाठक हैं, विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, उन लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है, वो विचारधारा नए विमर्श और समकालीन कविता नाम। ये करीब मेरे ख्याल से 9 वर्ष पहले, 2013 के जनवरी में ये किताब, 8 वर्ष पहले ये किताब आई थी, ये भी 8-9 वर्ष पहले आई थी किताब। तब से लगातार चल रही है। तो एक वो था। फिर अभी अ, एकदम बिल्कुल कविता का घनत्व नाम से मेरी एक किताब आई है। यह भी समकालीन कविता पर केंद्रित किताब है, काफी मोटी किताब है ये भी। वो पहली वाली भी काफी मोटी किताब थी, काफी विचार भी। तो इसमें भी समकालीन कविता पर विचार है। इसके अलावा उपन्यास की परिधि नाम से मेरी एक किताब है, जिसमें मैंने उपन्यास की आलोचना से संबंधित जो मेरे आलेख हैं, वो संकलित हैं। इसी तरह कहानी की क्या कहते हैं, क्षितिज नाम से एक किताब है, जिसमें कहानी संबंधी जो मेरी आलोचना है, वो संकलित है। तमाम तरह के जो लंबे लंबे फुटकर निबंध लिखे और डायरी के नोट्स हैं, और रचना का जीव द्रव्य नाम की मेरी एक करीब 350 पेज की किताब है, उसमें वो चीजें उपलब्ध हैं। और आलोचना का मानुस मर्म नाम से एक किताब है, जिस पर देवी शंकर अवस्थी आलोचना सम्मान जी जी मुझे जी जी। प्राप्त प्राप्त हुआ था। तो बहुतेरी किताबें हैं, लगभग 10 आलोचना की किताबें हैं मेरी। ने काफी और आपने आलोचनात्मक कार्य भी बहुत किया है। तो अब आप जी जी एक जी दो कविताएं और सुनाएं, उसके बाद हम फिर पुनः बातचीत आगे रख लेंगे। जी मैं जी आपको जी जी पूरे जी जी स्क्रीन पे ला रहा हूं, आप सुनाइए। जी जी जी, कोई कोई जी।
मैं पढ़ता हूँ। जिस शहर का सपना है उसकी आंखों में, मैं जिसे प्रेम करता हूँ उसके सपने में आता है एक शहर जिसे उसने कभी नहीं देखा खुली आंखों से। जब भी बंद होती हैं उसकी पलकें, वह शहर ज्वार की तरह आता है और उसकी पुतलियों में अटक जाता है। उस शहर में न जाने कितने पेड़ हैं शिरीष के, पूरा शहर उसके फूल के रस में डूबा लगता है। महमह महकता है शहर का बदन। उस शहर में कोई किसी का राजा नहीं, कोई किसी की प्रजा नहीं, कोई किसी के अधिकार में नहीं रहता, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करता। सब अपने में डूबे हैं, पर सबको शहर की चिंता है। एक आदमी कहता है, जो यह शहर नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। आखिर आदमी की तरह जीना जो है, एक लड़की बताती है कि इस शहर में लड़कियां अपनी शर्तों पर जीती हैं, और यह भी कि यह शहर इस तरह किसी ईश्वर ने नहीं बसाया। यह सब देखकर खुशी से झूम उठता है उसका मन। आंख खुल जाती है बरबस। वह खुली आंखों से देखती है आसपास और सोचती है उसे भी ऐसे ही शहर में रहना चाहिए। आ, एक आध कविताएं और आप लोगों को सुनाता हूँ, शायद आप लोगों को आ, अच्छी लगेंगी कविताएं। तो ये कई इस तरह की कविताएं रहती हैं। एक कविता है जो थोड़ी अलग विषय पर है और कई बार नहीं रहता है, लेकिन उससे पहले अकेले किसी एक का एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ आप लोगों को। दाल का स्वाद अकेले दाल का स्वाद नहीं होता, कुछ हल्दी का होता है, कुछ नमक का, कुछ उस पानी का जिस कुछ उस पानी का जिसका स्वाद शब्दों में समा नहीं पाया। दाल का स्वाद अकेले दाल का स्वाद नहीं होता, कुछ हल्दी का होता है, कुछ नमक का, कुछ उस पानी का जिसका स्वाद शब्दों में समा नहीं पाया अब तक, और सबसे अधिक उन हाथों का जो पकाते हैं उसे। दाल का रंग भी अकेले दाल का रंग नहीं होता, जैसे प्रेम का रंग अकेले किसी एक का रंग नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, जैसे बहुत प्रेम बढ़िया। का रंग अकेले किसी एक का रंग नहीं होता। आ, एक और कविता प्रेम की ही जी, सुनाता हूँ डॉक्टर। स्वागत है आपका। शुक्रिया मेरी दोस्त। वाह। हे अली आओ आज करते हैं कुछ ऐसी बातें जिन्हें भूलने लगा हूं। हे अली आओ आज करते हैं कुछ ऐसी बातें जिन्हें भूलने लगा हूं मैं। देखो मैं करना चाहता हूं तुम्हारा शुक्रिया, और चाहता हूं स्वीकार लो तुम इसे। तुम्हें सचमुच मालूम नहीं जो सूख गया था भीतर ही कहीं, तुमने फिर से भर दिया है वही जीव द्रव्य, न जाने कहां से लाकर मुझ में। तुमने भर दिया वाह। है फिर से वही जीव द्रव्य, न जाने कहां से लाकर मुझ में। तुम्हारा शुक्रिया हृदय की अतल गहराइयों से शुक्रिया, मुझे यह याद दिलाने के लिए कि प्रेम में अश्लील होता है आश्वासन, कि शक्ति से नहीं भीगती आत्मा की धरती, कि डर विलोम होता है प्रेम का, कि डर विलोम होता है प्रेम का। शुक्रिया मेरी दोस्त, शुक्रिया इसलिए भी कि तुमने जीवन का स्वप्न रहते रहते फिर से खोल कर बांच दिया है वह पन्ना, क्या जो बात है। बिला गया था मेरी ही पुतलियों में कहीं, जो वाह बिला वाह वाह। गया था मेरी ही मेरी पुतलियों में पतलियों कहीं। में कहीं। बहुत तो बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या तो बात है। जी 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 जी। क्या। तो क्या। अच्छा, अब आप आपके अनुवाद कार्य पर थोड़ा बहुत बातचीत कर लेंगे। तो जी जी। क्या अनुभव रहा है आपका अनुवाद आ, का? अनुवाद मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया, कुछ कविताओं जी का जी। अनुवाद किया है, और कह सकते हैं कि विश्वविद्यालयी जीवन के लिए अनुवाद किया है मैंने। हाँ, मतलब अपने अकादमिक कार्यों के लिए किया है, हालांकि वो भी साहित्य का ही अनुवाद है, लेखों का अनुवाद किया है मैंने। कविता के अनुवाद के बारे में मेरा बराबर मानना रहा है दो बातें, कि अनुवाद अपरिहार्य है, अनुवाद तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर अनुवाद नहीं होगा तो एक मोहल्ले की खबर दूसरे मोहल्ले में नहीं जाएगी।
नहीं जाएगी क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात। जी नहीं जी जी। जाएगी। तो जी एक जी मोहल्ले की बात दूसरे मोहल्ले में तो अनुवाद के माध्यम से ही जाएगी। जी इसलिए जी जी। अनुवाद का मैं घनघोर समर्थक हूँ। हाँ, अपरिहार्य है वो। हाँ, अगर कविताएं लिखी जा रही हैं, कहानियां लिखी जा रही हैं, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, विचार आ रहा है, तो अनुवाद तो होना ही चाहिए, ताकि जो विश्व की तमाम भाषाएं हैं, और भारत जो स्वयं कई भाषाओं का देश है, कितनी संपन्नता, उनमें एक सूत्रता बननी चाहिए। वो जी अनुवाद जी ही जी। बनाता है। आज अगर हम अनुवाद नहीं जानते, तो हम दीनानाथ नादिम को कैसे जानते? मैं सही बात है। कश्मीरी नहीं पढ़ सकता। हाँ, मैं कश्मीरी, या निराश जी जो आपके पिताजी रहे, उनको हम लोग कैसे जानते? मतलब ठीक है, वो हिंदी में भी लिखते थे, खैर, लेकिन मान लीजिए कि कश्मीरी से जो काम किया, उन्होंने उन्होंने अनुवाद भी किया, कराया, बहुत सारी चीजें की। तो प्रसंगवश चूंकि आपका रिश्ता कश्मीर से है, तो दीनानाथ नादिम का नाम मुझे अचानक याद आ गया कि कैसे हम जानते, या जो भक्त कवि रहे कश्मीर के या दक्षिण के, या कई, आज हम उनको पढ़ते हैं, तो लगता है कि जैसे हम सूरदास को पढ़ते हैं, वैसे ही हम शंकर देव को पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, उतने ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह गुजरात के भक्त कवि, महाराष्ट्र के भक्त कवि, सब हमारे लिए, और लगता है कि सब हमारी आत्मा की बात कर रहे हैं। जो मैं अपनी मातृभाषा भोजपुरी में सोचता हूँ, वही बात वो मराठी में कह रहे हैं। वही बात वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जे पीर पराई जाने, नरसिंह मेहता जब गुजराती में कहते हैं, तो वही कहते हैं जो मैं भोजपुरी में सोचता हूँ। क्या बात जो है। सारी चीजें हैं, तो अनुवाद तो होना चाहिए। अनुवाद है जो ले आता है। मुश्किलें ये हैं अनुवाद की, डॉक्टर साहब की, कविता का अनुवादक तो जो भी हो, वो कवि हो, तो अनुवाद का आस्वाद बदल जाता है। यानी कि बदल जाता है। यदि जी जी। यदि हिंदी का कोई कवि कोई और भाषा जानता है, और वो उस भाषा से अनुवाद करता है, तो जो जो उसका कह सकते हैं सौंदर्य है, वो शिल्प का सौंदर्य भी, और विषय वस्तु का सौंदर्य भी, दोनों क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं, नहीं दोनों होते बच हैं। जाते हैं। बहुत सही प्राण बात कही वस्तु आपने। प्राण वस्तु भी बच जाती है, और जो रूप पक्ष है, वह भी, उसका लाघव भी कहीं ना कहीं बचा रह जाता है। अगर कोई कवि कविता का अनुवाद करता है, इस तरह कहानीकार जब कहानी का अनुवाद करता है, तो वो जानता है कि कैसे चीजों को रखना है, कैसे चीजों को ले आना है, तो वो गड़बड़ी नहीं करता है। तो अनुवाद कार्य को पेशेवर ढंग से किया जाना चाहिए, लेकिन यह मानकर किया जाना चाहिए कि आप एक भाषा में क्रिएट की गई किसी चीज को दूसरी भाषा में रिक्रिएट कर रहे हैं। आप सिर्फ छाया नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, आप पुनर्सृजन प्रस्तुत करते हैं। जी जी अनुवाद अनुवाद तो पुनर्सृजन है। इस तरह जी का जी। पुनर्सृजन इस तरह का पुनर्सृजन जिसमें आत्मा प्रभावित न हो, मतलब आत्मा न क्या बात है। बदल जाए, बिल्कुल आपने आत्मा तो न सही बदल जाए, मेरे मुंह न से बात बदल निकल, जाए। मैं वही कह रहा था कि उसकी आत्मा को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए उस बिल्कुल मूल बिल्कुल रचना बिल्कुल की। वही बिल्कुल। सही अनुवाद है, सही बात। जी जी जी। जी 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 जी। जी। तो कोई जी। कोई रचना है आपके सामने जो नहीं, आपने कोई अनुवाद वाली कोई चीज नहीं रखी मैंने सामने। नहीं मैंने रखी है? कुछ अच्छा। मैंने कुछ असमी से अनुवाद किए थे, कवि के साथ मिलकर ही किया। कोंकणी से अनुवाद किया था मैंने कुछ। भारत में भारतीय भाषाओं से मैंने कई अनुवाद किए हैं। जी जी। क्योंकि पहले थोड़ा सा आइडिया नहीं था, नहीं तो अनुवाद वाला मैं रखता सामने। और कोई वो बात जो नहीं तो अनुवाद मैंने की वो अनुवाद जो मैंने किए, वो मुझे बहुत प्रिय रहे हैं। मराठी से भी मैंने कुछ अनुवाद किया। और कवियों के सहयोग से किया, क्योंकि मैं ये भाषाएं नहीं जानता। तो जी जी। कवियों के साथ एक तरह से कह सकते हैं कि बैठकर उनसे लगातार संवाद करके मैंने ये अनुवाद किए। इसलिए कवियों को भी बहुत रास आए अनुवाद। जी और जी जी। बल्कि एक आध बार तो आपके आकाशवाणी के सौजन्य से भी मैंने जो अ, जनवरी में जो भारतीय भाषा स- सर्व कविताओं का जो समय, सर्वभाषा कवि सर्वभाषा, सम्मेलन जो होते हैं। जी 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 जी। जी, एक आध बार उसमें भी अवसर मिला। और उसने भी इस बात के लिए प्रेरित किया कि हम लोगों को ये काम करना चाहिए, अनुवाद का काम करना चाहिए।
सिर्फ जी जी लिखना जी। नहीं चाहिए, अनुवाद भी करना चाहिए। तो अभी अब आगे मतलब निकट भविष्य में क्या क्या आपने अब कुछ निकट भविष्य में एक प्रेम कविताओं का संग्रह, मुझे लगता है कि मार्च या अप्रैल में कभी संग्रह आ जाएगा। अब उसका प्रूफ हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मार्च में या अधिकतम अप्रैल में वो संग्रह, जितनी हंसी तुम्हारे होठों पर नाम से, वो संग्रह जो है वो प्रकाशित होगा। तो फिलहाल एकदम बिल्कुल जो नई योजना है वो यही है। कविता का घनत्व नाम से आलोचना की एक किताब अभी आई है। ये रक्त सा लाल एक फूल नाम की जो किताब क्या बात है, अभी बहुत बहुत पिछले दिनों, बहुत बहुत ये भी बधाई आपको। जी, ये भी चयन है मेरी कविताओं का। मतलब एक तरह जी से प्रतिनिधि कविताएं हैं इसमें मेरी। जी जी बहुत जी जी सुंदर। आइसेक्ट पब्लिकेशन ने छापा है, प्रकाशन ने, भोपाल के, और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। तो यही सब चल रहा है इधर। और अभी बस यात्रा चल रही है। तो यात्रा चल रही अब है। देखिए कैसे 1 घंटा निकल गया बातचीत में, पता ही नहीं चला। तो जी जी इतनी जी सार जी। घर पे बातें हुई, लेकिन अगली बार जब हमारा संवाद होगा तो कुछ अनुवाद भी साथ में रखिएगा तो बहुत अच्छा जरूर जरूर लगेगा। रखूं, उस जरूर समय हम रखूंगा। करेंगे। तो जी जी जी। अंत में ये बताइए कि कोई बड़ा कुछ प्रोजेक्ट लेने का कोई विचार है आपका साहित्य में? अभी इच्छाएं तो बहुत सारी हैं। इच्छा तो ये रहती है कि पीछे मैंने उस तरह से काम तो किया कि प्रेमचंद की फिर से, हालांकि बहुत सारे लोगों ने किया है, मैंने भी प्रेमचंद की समग्र कहानियों का एक संपादन किया है। पूरा एक लंबी भूमिका के साथ, करीब 50-60 पेज की लंबी भूमिका है वो, तो उसके साथ किया है। एक पत्रिका भी उम्मीद नाम से मैंने निकाली थी, आप जानते हैं उसे। अपनी कुछ जो विश्वविद्यालय की व्यस्तताएं हैं, प्रशासनिक व्यस्तताएं हैं, उनके नाते मुझे स्थगित करना पड़ गया उसे। फिर उसे निकालना चाहता हूं कि वो पत्रिका फिर से निकल कर आए। अगले वर्ष गजलों का संग्रह लेकर आऊंगा मैं, जो मेरा कह मैंने आपसे जो निवेदन कर रहा था कि आरंभिक दौर तो मेरा गीतों और गजलों से शुरू हुआ था, कविता का। तो अगले वर्ष मैं अपने गजलों, मुक्तकों का संग्रह लेकर के आऊंगा। और कभी मौका फिर मिला तो हम लोग गजल भी सुनेंगे यहाँ पर। जरूर जरूर। और एक योजना है, कभी कर पाया तो भारतीय साहित्य को लेकर कुछ काम करने की योजना है, कि भारतीय साहित्य कविता के संदर्भ में भी और कथा साहित्य के संदर्भ में भी, क्या कि बात है, कोई जी जी। चीज ऐसी हो जहां पर मैं कुछ 20वीं शताब्दी के और 21वीं शताब्दी के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनका कोई संकलन कर पाऊं। कुछ ऐसे ही कहानीकारों का कर पाऊं, भारत से, पूरे भारत से, मतलब सिर्फ हिंदी का नहीं। और लिखने की भी योजना है मेरी कि मैं 20वीं शताब्दी के जो हिंदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं, जिन्होंने ट्रेंड सेट किया, जिनके नाते हिंदी उपन्यास की प्रवृत्तियां सुनिश्चित हुई, मैं उन उपन्यासों पर क्रमशः लिखना चाहता हूं ताकि ये किताब बने। लेकिन ये कब हो पाएगा ये मैं भी नहीं जानता। चलिए, लेकिन हमारी एक योजना शुभकामनाएं आपके साथ हैं। योजना है मेरी। और आप ये कार्य पूरा करें, और आपके पाठकों के समक्ष ये बहुत अच्छी सामग्री आएगी जो शोध में भी काम आएगा, जो हमारे शोधार्थी हैं। तो जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो मैं तुरंत नाम देख रहा हूँ, संतोष रैना जी हैं, आशमा कौल जी हैं, आशुतोष रैना जी हैं, विनीता सिंह जी हैं, सदानंद मिश्र जी हैं। ये सब लोग, इससे पहले भी प्रतिभा जैन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कई मित्र हमारे साथ जुड़ गए, तो हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आगे जब फिर अवसर मिलेगा तो हम डॉक्टर साहब को फिर यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित करेंगे। तो मैं पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ बहुत बहुत जितेंद्र आभार डॉक्टर, श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। आपके नाते प्रणाम सबसे करता हूँ। संवाद हुआ। जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। रचना धर्मिता में आज के हमारे अतिथि थे प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवि हैं, आलोचक हैं, और उन्होंने अनुवाद कार्य भी किया है। मैं अब आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।